दोस्तों नमस्कार। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके अधीनस्थ जो कोर्ट हैं यानी न्यायपालिका है, इससे संबंधित पहला एमसीक्यू बन चुका है और वो आप तक पहुंच भी चुका है। चाहे तो आप इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो जो पिछला वीडियो बना है उससे आगे मैं लेके चलता हूं और पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उसके पास निम्न में से किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। क्वेश्चन का डिमांड है कि किसी व्यक्ति का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज बनने के लिए उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। पहला 1 नंबर में दे रखा है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बात सही है, होना चाहिए। दूसरा कहता है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। न्यायाधीश बनने के लिए एज की लिमिटेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि कितना एज, न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए ये नहीं है। अधिकतम एज है लेकिन न्यूनतम एज की कहीं बात नहीं करता है, यानी दो गलत है। उससे न्यायिक पद का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी सही है। उसमें राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी 1 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, 1 और 3 यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन किन को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है। यानी इसमें जो संवैधानिक पद पर जो बैठे व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों में पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और तीसरा है भारत का राष्ट्रपति। तो इन तीनों में ये आपको बताना है कि हटाने की इस पद पे बैठे हुए उसको हटाने का प्रोसेस तीनों में समान है या किस में समान है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डिमांड यही है कि तीनों का हटाने का प्रोसेस एक समान है तो तीनों सही है, और नहीं सही है तो कौन गलत होगा इसमें। दोस्तों इसमें तीनों का तीनों यानी 1, 2, 3 इन तीनों को हटाने का प्रोसेस समान है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, यानी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित है। यानी न्यायिक समीक्षा जो होती है उसकी प्रक्रिया में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, आप इसको ऑप्शन को देखेंगे। न्यायपालिका द्वारा संविधान की समीक्षा, कार्यपालिका मामलों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उसे न्यायपालिका के पास भेजती है। तीसरा कहता है कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से संबंधित विषयों की संवैधानिक वैधता को परखने के लिए न्यायपालिका द्वारा उनकी जांच, और चौथा है न्यायपालिका द्वारा समय समय पर सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली की जांच। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा में आंसर आपका जो होगा वो है तीसरा नंबर, यानी ये आपका सही है। ये आपका सही है, तीसरा नंबर सही है। तो कहने का मतलब है कि न्यायिक समीक्षा में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से संबंधित विषयों की संवैधानिक वैधता को परखने के लिए न्यायपालिका द्वारा उनकी जांच। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध जो विषय है तो वो विषय संवैधानिक वैधता को रखता है, परखता है। इसके लिए न्यायपालिका द्वारा उनकी जांच की जाती है। यही आपका न्यायिक समीक्षा है, यानी इसका आंसर आपका होगा वो है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की बात हो,
वैसे तो उसका एज 65 ईयर्स है, उतना एज के बाद हट जाता है, लेकिन बीच में ही किसी को हटाना हो तो विशेष बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर दें तथा राष्ट्रपति उसका अनुमोदन कर दें तो न्यायाधीश हट जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास है ए, यानी 1 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यायालय की अवमानना से संबंधित है? यानी न्यायालय की अवमानना से कौन संबंधित, इन चारों को आप सही से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यायालय की अवमानना से कौन संबंधित है। तो देखिए एक में लिखा हुआ है किसी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आलोचना, अगर आलोचना करते हैं तो ये न्यायालय की अवमानना है। दूसरी बातें हैं कि किसी मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर समाचार पत्र द्वारा उसकी आलोचना, अगर कोई केस है और सर्वोच्च न्यायालय उस केस पर डिसीजन दिया गया और कोई समाचार पत्र उस पर आलोचना करते हैं तो ये न्यायालय की अवमानना नहीं है। ठीक है, वो अपना स्वतंत्र है, वो कह सकते हैं कि इस पर निष्पक्ष हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो की बात है। ठीक है, तीसरा है आपके पास लोकहित से संबंधित किसी मुद्दे की जनता द्वारा आलोचना करना। ऐसा कोई बात नहीं, अगर लोकहित के कोई संबंधित कोई मुद्दा था और जनता द्वारा आलोचना करती है या करते हैं तो ये न्यायालय की अवमानना नहीं है। और चौथा में लंबित याचिका के संबंध में किसी दल की धमकी देना। ठीक है, दल को धमकी देना, अगर किसी लंबित याचिका के संबंध में किसी दल को धमकी देते हैं या धमकी देते हैं, इसी तरह कोई बात होती है तो ये न्यायालय की अवमानना है। तो इसका आंसर आपका होगा ए, यानी 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्न को सुमिलित कीजिए। सुमिलित करने के लिए कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर 4 एक तरफ पदाधिकारी नाम दिया है और दूसरी तरफ पद की अवधि दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का जो पद की अवधि है वो 65 वर्ष है, यानी सही है ये। उच्च न्यायालय का 62 ईयर्स, ये भी सही है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी 6 या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, ये भी सही है। ठीक है, जो पहले हो जाए। और राज्यपाल का 5 वर्ष कार्यकाल होता है, ये भी सही है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, मैं कितना बता चुका हूँ, 148 से 151 तक अनुच्छेद में है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर बहुत अच्छी तरह 2 वीडियो बना हुआ है, चाहे तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में आप इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, उनके बारे में पूरी तरह अच्छी तरह से वीडियो बना हुआ है। तो ये एक ABCD दिया हुआ है और उधर 1 2 3 4 दिया हुआ है, वो सब आपस में मिला हुआ है। ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं है। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है होगा वो ए होगा, यानी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो इसमें जितना भी ऑप्शन दे रखा है, महाराष्ट्र भी आते हैं, गोवा भी, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इस चारों का चारों आते हैं। इसीलिए इसका आंसर डी होगा, यानी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कहने का मतलब एक तरफ राज्य का नाम है, एक तरफ उस राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ है उसका नाम दे रखा हुआ है। दोस्तों याद रखेंगे, कर्नाटक का बेंगलुरु में है, राजस्थान का जोधपुर में है और केरल का एर्नाकुलम में है, लेकिन मध्य प्रदेश का भोपाल में नहीं बल्कि जबलपुर में है। ध्यान रखेंगे, जबलपुर में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बचाव की प्राचीर कहा जाता है? ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जहाँ तक बात आएगी
यानी किसी पर्सनली बात हो रही है, तो जो आपका यहाँ पर रीट दिया हुआ है उसमें बंदी प्रतिचक्रण ही रीट ऐसा है जो किसी व्यक्ति के ऊपर या व्यक्तिगत रूप से लागू किया जाता है या लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रतिचक्रण शाब्दिक तौर पर अर्थ है व्यक्ति को सामने लाओ, ये सही है। परमादेश यानी किसी व्यक्ति को आदेश देना, एक व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्य करने का निर्देश है, ये भी आपका सही है। ठीक है। अधिकार परीक्षा निचली अदालत में मामले की सुनवाई रोकने के लिए जारी आदेश, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आपका प्राधिकार क्या है, मतलब ये है कि यह रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोकपद को अवैध रूप से धारण किए हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि आप सिंपल सा देखते हैं गांव घर में मुखिया कोई और होता है और उस पद का दुरुपयोग कोई और करते हैं, यानी कोई उस पर कोई और काम करते हैं, तो पद का दुरुपयोग है, तो यहाँ पर उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा लाया जा सकता है कि आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हुए हैं। अगर उस सही से बता पा गए कि हमने इस अधिकार से बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसे पद को त्यागना पड़ जाएगा। इसके बाद चौथा दे रखा प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है मना करना। कहने का मतलब ये है कि यह रीट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ये 3 और 4 सही नहीं है, तो जहाँ पर 1 2 है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए बी इसका आंसर हो जाएगा 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? दोस्तों याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दोस्तों याद रखेंगे, सिर्फ अपना उच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है, इस संदर्भ में निम्न में से क्या असंबद्ध है? तो अगर इस सबको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन में दे रखा हुआ है, सरकार के अंतर्गत अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये असंबद्ध है, बाकी सब संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका तात्पर्य क्या है? दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यही है, देखिए पहले आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर जो बी है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 इसका सही आंसर है। तो 1 और 2 में क्या है? देखिए, यह अपनी अवमानना पर दंडित कर सकता है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय है, अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं तो उस कोर्ट द्वारा उसे दंडित कर सकता है। दूसरा है, इसके निर्णय को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है तथा किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो उसकी साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है निचली अदालत द्वारा, और जो ये निर्णय दिए हैं उस निर्णय पर खुद प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन निचली अदालत लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, इस पर आपको गौर करना है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी बी ऑप्शन सही है। तो देखिए 1 और 2 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व पंचाट संपूर्ण भारत में परिवर्तनीय है, बात सही है। न्यायालय एक दूसरे से अलग नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर में है। वो जो निर्णय दिए या आदेश दिए, पंचाट दिए, वो संपूर्ण भारत में परिवर्तनीय है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों से बंधा नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देते हैं वो निर्णय खुद चेंज कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो निर्णय दिए उसी निर्णय से बंधा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। अपने निर्णय को वो
बदल सकते हैं। ठीक है, ये 1 और 2 सही है, बाकी दोनों ये गलत हैं। पढ़ लेंगे इसको, समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्नलिखित में से क्या योग्यताएं हैं। दोस्तों याद रखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा फिर से आया था पहले ही और फिर दोबारा है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि उसका पहले बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक, ठीक है, न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए। तीसरा है 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम एज नहीं है, ये अधिकतम एज है, 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और चौथा है कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए या एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। तो कम से कम 10 वर्ष ये उच्च न्यायालय के वकील होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश और यानी उच्च न्यायालय गठन में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या होगी वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसका है। यानी कोई विधि है उसे असंवैधानिक घोषित करने का जो अधिकार है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को, यानी 3 और 4। इसका सही आंसर होगा सी। यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति चुनावों को अमान्य करार देकर शून्य घोषित करता है तो निर्वाचन के बाद और ऐसी घोषणा के मध्य राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होंगे, अवैध नहीं होंगे। ध्यान रखेंगे, अवैध नहीं होंगे, विधि मान्य होंगे। दोस्तों याद रखेंगे कि अगर राष्ट्रपति चुनने के बाद किसी प्रकार से उसकी चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाए, यानी उसे किसी प्रकार से हटना पड़ जाए, तो जितना दिन तक वो राष्ट्रपति पद पर रहें उतना दिन तक जो भी काम हुआ वो सारे के सारे वैध होंगे, न कि अवैध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन विस्तारित नहीं है। तो न्यायिक पुनरावलोकन विस्तारित नहीं है, मैं कितने बार बोल चुका हूँ। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि किसी भी विधेयक को फिर से न्यायालय द्वारा उसे देख सकते हैं, परख सकते हैं और ये देखा जाता है उस पर कि ये विधेयक संविधान सम्मत है कि नहीं है और कहीं ये मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार इसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो ये जितने भी विस्तारित नहीं है, इसका मतलब जो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन दे रखा हुआ है सही होगा, उपरोक्त में से किसी पर भी। तो नहीं है कि मतलब मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह, इस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं ला सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति ये भी न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार ये भी न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर है। किसी पर भी आप न्यायिक पुनरावलोकन विस्तारित नहीं की जा सकती है। आगे है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं या लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है। अगर वित्तीय आपात लग जाए तो कमी की जा सकती है। आर्टिकल 360 के तहत में वित्तीय आपात अगर लग जाता है, देश में पैसा ख़त्म हो जाए, तो उस समय उसका वेतन कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है। तो जनहित याचिका यानी PIL, जिसका जन्मदाता PN भगवती को माना जाता है, तो ये किस संदर्भ में दायर की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपरोक्त में सभी, यानी जन कर्तव्य के उल्लंघन से संबंध, जन क्षति,
संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हुई जनक्षति और सी में कानून के उल्लंघन में हुई जनक्षति, यानी सब के उपरोक्त में सभी के दायरे में आप इसे लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की शक्तियों में क्या नहीं है। दोस्तों याद रखेंगे, सैन्य शक्ति के बारे में उच्च न्यायालय के पास शक्ति नहीं है, यानी सैन्य शक्तियों के संबंध में गठित न्यायाधिकरण के निरीक्षण करना इसके पास नहीं है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून के मुख्य स्रोत हैं। तो मुख्य स्रोत के रूप में आपके पास, हमारे पास जो स्रोत है मुख्य स्रोत के रूप में, वो है संविधान, संविदाएं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय, यानी प्रथागत कानून ऐसा कोई बात नहीं है। 1, 2 और 4। दोस्तों आज यहीं तक सेकंड पार्ट के रूप में आप तक पहुंच रहा है बहुत जल्द, और इसके बाद भी और 2 पार्ट में संभव है कि आप तक आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो एक लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।